नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टार जर्नलिस्ट, भारत के स्टार जर्नलिस्ट परंजय गुहा ठाकुरता है। बंगाली नाम है, मैं शुद्ध ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जो भी ले रहा हूँ मित्र हैं तो सही ही होगा। परंजय गुहा ठाकुरता मुख्यतया अंग्रेजी के पत्रकार हैं, लेकिन ऐसे पत्रकार हैं जो जब लिखते हैं बहुत साफ लिखते हैं, और इन्होंने कई बहुत सारे खुलासे किए हैं। और इनका जो सबसे बड़ा खुलासा देश में जिसने हंगामा मचाया वो फेसबुक को लेकर के है कि फेसबुक कैसे लोगों को चीट करता है या लोगों को दबाव डालता है या लोगों के साथ, मैं धोखा शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, चीट शब्द इस्तेमाल किया है मैंने, उससे कोई हल्का शब्द तो परंजय भाई उसको करेक्ट कर लेंगे। गुमराव। मैं गुमराह करता है, राइट। तो मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम इस जिस सीरीज को चला रहे हैं उस सीरीज में आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनमें आज परंजय गुहा ठाकुरता हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि हमारे देश में कैसे कैसे पत्रकार हैं जिन्होंने क्या क्या कमाल किए हैं, और जो बोलते हैं तो जो चीज कम्युनिकेट करते हैं वो सीधे दिल के ऊपर लगती है। मैं पहला सवाल तो नहीं लेकिन बातचीत शुरू कर रहा हूं परंजय गुहा ठाकुरता से। आपका स्वागत भी करता हूं और आपसे सिर्फ ये पूछता हूं, आज परंजय गुहा ठाकुरता आज के जर्नलिज्म से या अपने जर्नलिज्म से कितने खुश हैं? संतोष जी, मैं पहले आपको अत्यंत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतना मेरा तारीफ किया तो लोगों का नजर तो लग जाएगा जरूर, और जिन लोग का नजर लगना है वो तो जरूर देख रहे हैं। पहला बात है कि ये देखिए, मैं 43 साल पत्रकारिता कर रहा हूं, और जिसको सबसे ज्यादा हमें क्रेडिट देना चाहिए ये है मिसेस इंदिरा गांधी। क्योंकि आप इत आपातकालीन समय में आखिरी 2 साल मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उससे पहले सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा, और उसी समय माहौल ऐसा था कि मैं पत्रकार बन गया। और मेरा पिताजी, मेरा दोस्त तो कहा कि क्यों क्यों ऐसा, पत्रकार क्यों बनने चाहते हो? तो मैंने बन गया। तो आप जैसे कह रहे, आज 43 साल के बाद हमें लग रहा है, मैं कभी नहीं देखा कि भारतवर्ष में स्वतंत्र स्वाधीन पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से दबाव आ गया। अलग अलग दबाव है, इससे पहले भी कॉरपोरेट सेक्टर का दबाव था। आपने हमारा फेसबुक का किताब के बारे में आपने कहा, उससे पहले मैंने अंबानी बंधुओं के बारे में एक किताब लिखा था, वो 2014 में प्रकाशन किया गया। हाँ, मैंने खुद परंजय भाई, एक मिनट आपको रोकता हूँ। आपने बहुत सही शुरुआत की थी, पहले उसको खत्म कीजिए कि जो मेरा प्रोग्राम है वो मेरा प्रोग्राम, बाकी सवाल बाद में आएंगे जो आप उठा रहे हैं। पर ठीक है। परंजय गुहा ठाकुरता ने जो अभी शुरुआत की उसको पूरा कीजिए, क्योंकि वो मेरा दूसरा सवाल था जो आपने खुद पहले उठा लिया कि आप जर्नलिज्म में आए कैसे, और आकर के आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है नहीं खुश है, या जिस सपने को लेके आप जर्नलिज्म में आए थे, खुद इंडिविजुअल परंजय गुहा ठाकुर था, उसको लेकर के वो कितने ज्यादा परेशानी में है या खुशी में है या संघर्ष में है? मैं अत्यंत नाखुश हूं। आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं सीधा, 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी सत्य में रहते हैं वो नहीं चाहते कि पत्रकार उनसे कठिन सवाल उठाए। जो भी सत्य में रहते हैं, उसका कोई भी राजनीतिक चरित्र हो सकता है, उसका कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो सकता है, मगर फर्क क्या है? एक तो सोशल मीडिया, दूसरी इससे महत्वपूर्ण जो फर्क है कि आज हमारे देश में जो सत्य में है वो सिर्फ स्वाधीन पत्रकार और जो भी उनसे सवाल उठाते हैं, जो भी विरोध करते हैं, सिर्फ सहनशीलता नहीं दिखाते हैं। दे आर नॉट ओनली इनटॉलरेंट, एक तरह से इनके बदला लेने का एक मनसा है कि इनको हम बदला लेंगे, क्यों उनसे सवाल उठा रहे हैं।
ऐसा माहौल बन गया। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री जो कभी एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा मीडिया कॉन्फ्रेंस में कोई भी पत्रकार आ सकते हैं, कोई भी सवाल उठा फिर सकते हैं। फिर मैं आपको रोकता हूँ, नरेंद्र मोदी पे बाद में आएंगे। पहले ये बताइए, आपको पहला मौका किसने दिया लिखने का, काम करने का, एक आजादी के साथ काम करने का, दबाव के साथ काम करने का? कौन कौन से संपादक आपकी जिंदगी में आए, कौन कौन से सीनियर्स आपकी जिंदगी में आए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया? मेरे को पहला नौकरी मिला जो डॉक्टर भवानी सेनगुप्ता, जो मंगला में लिखते थे चाणक्य सेन करके। कलकत्ता से एक छोटा एक मासिक पत्रिका निकाला था पर्सपेक्टिव नाम करके, वो बंगाली एक एक प्रकाशन भी थे। तो वहां पे मेरा नौकरी मिला। और मैं कहना चाहता हूँ मेरा पूरा जो बैच था 1977 में, हम लोग एमए खत्म किया, मेरे को पहला नौकरी मिला क्योंकि हमारा उस समय इम्तिहान चल रहे थे। मेरे को नौकरी मिल गई, 800 रुपया कलकत्ता में। मैंने बोला चलिए हम ले लेंगे आपको नौकरी। तो वहीं पे मैंने नौकरी शुरू किया। और उसके बाद मैंने बहुत सारे संपादक के साथ काम किया, मगर जिसको मैं सबसे ज्यादा मैं कहता हूं क्रेडिट देना चाहता हूं, जो हमसे उनके ऊपर सबसे असर पड़ा मेरा पत्रकारिता, ये है, वो भी आज है नहीं है, जैसे भवानी सेनगुप्ता हमारे पास नहीं है, वो विनोद मेहता जी। उन्होंने पायनियर अखबार में 1991 साल में, ठीक आर्थिक उदारीकरण का नीति शुरू हुआ, नरसिंह राव का सरकार आया था, हमें पायनियर का जो दिल्ली जो एडिशन में हमें नौकरी दिया कि वहां के जो बिजनेस, इकोनॉमी, फाइनेंस, इस सेक्शन के एक तरह से हेड बना मैंने। तो ये दो पत्रकार, एडिटर, संपादक को मैं सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हमारे ऊपर असर पड़ा उनका पत्रकारिता। मगर मैं आज न्यूज क्लिक के साथ एक सलाहकार हूँ, प्रवीर पुरकायस्थ, वो भी हमें मदद कर रहे हैं आज भी। ऐसा मैंने अछूत हो गया बहुत लोग के आसपास की, आपने क्योंकि हाँ, आपने आपने बहुत बड़ा नाम लिया विनोद मेहता का। एक मिनट जरा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में बताइए। आज लोग विनोद मेहता का नाम नहीं जानते। परंजयदा, बतलाइए थोड़ा लोगों को, कौन थे विनोद मेहता? विनोद मेहता विज्ञापन लाइन में शुरू, उनकी ताकत क्या थी? स्वाधीनता। विनोद मेहता शुरू किया विज्ञापन लाइन में, फिर उन्होंने मीना कुमारी के ऊपर एक किताब लिख दिया, फिर संजय गांधी के ऊपर एक किताब लिख दिया, फिर वो छोड़ के डेबोनेयर पत्रिका का संपादक बना। लोग कहा अरे बाबा डेबोनेयर क्या है, ये इंडिया का प्लेबॉय है जो जो हमारे देश में महिला का तस्वीर, वो कुछ ज्यादा कुछ पहना नहीं, कपड़ा बिना कपड़ा का तस्वीर आप खींच रहे। तो एक तरह से उसको टिप्पणी किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता विनोद मेहता आगे बढ़ा और भी अखबार में रहा, इंडिपेंडेंट करके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में थे। फिर बाद में मैं समझता हूं उनका सबसे वो आगे बढ़ा जब वो पायनियर पत्रिका शुरू किया और बाद में आउटलुक मैगजीन। और उनका जो अभिनवता था, वो जिस तरह से स्वाधीन, वो अपने रिपोर्टर्स को, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को पूरा स्वाधीनता देते थे। और अगर वो गलत भी खाते हैं और वो अगर गलती मान भी लेते हैं, उनको सपोर्ट किया। मैंने भी ऐसे बहुत गलती किया था, इधर उधर गलत खबर मैंने हड़बड़ी में, फर्स्ट टू बी इन द न्यूज, हमने ठीक तरह से चेक नहीं किया, फिर हमें भी माफी मांगना पड़ा। मगर मैं कहना चाहता हूँ विनोद मेहता जी became my friend, he would always support me। अगर मैं गलती भी किया हमें सपोर्ट किया। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलता है। और पत्रकार तो भूल ही जाइए, संपादक तो भूल ही जाइए, ऐसा व्यक्ति हमारे देश में बहुत कम है। वो आप उनका 2 किताब उन्होंने लिखा, लखनऊ बॉय और एडिटर स्पीच, आप खुद पढ़िए। अपने आप के बारे में ही सो क्रिटिकल, अपने कमियां, अपने गलती के बारे में सबके सामने उन्होंने लिखा। ही वॉज अमेजिंग पर्सन। मैं चाहता हूं हमारे जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जरूर विनोद मेहता का किताब पढ़े, लखनऊ बॉय, कि अपने बारे में, ही हु राइट्स हिज ओन बायोग्राफी, और बताएंगे कि मेरा सबसे बड़ा दुख है कि आई कुड नॉट सी माई ओन डॉटर, मैं अपने बेटी को कभी नहीं देख पाया। ये एक आश्चर्य कहानी है, इससे ज्यादा मैं कहना चाहता हूं। अब आप अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। आपकी जो जो आपने रिपोर्ट्स लिखी अब तक, उनमें जहां आप शुरू कर रहे थे, जिन जिन के बारे में आपने लिखा, आपको अपनी किन रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दुख है और किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है?
दुख है, जैसे बताया एक दो बार मैंने कुछ गलती कर दिया, फैक्ट में इधर उधर है, हड़बड़ी में मैंने गलती किया। तो यही मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि यू डोंट हैव टू बी फर्स्ट विद द न्यूज। ऐसा नहीं है कि इतना आपके ऊपर दबाव आ रहा है कि आपको पहले ही कुछ पब्लिश करना चाहिए, प्रकाशन। अगर आप देर करके प्रकाश कीजिए कोई बात नहीं, मगर हर जो सूचना है, हर जो फैक्ट है, ये आपको मानना चाहिए। और मैंने दो चार बार ये माना नहीं, और मेरे को बाद में माफी मांगना पड़ा पब्लिकली, सबके सामने, एक सार्वजनिक एक अखबार से हमें माफी मांगना पड़ा। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप बहुत सारे लोगों के पास सूचना मिलता है ऑफ द रिकॉर्ड, आपको बताते नहीं है कि ये कौन है इसके पीछे, ये खबर के पीछे, क्योंकि वो ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कि आपसे बात करे, क्योंकि आपको विश्वास करते हैं कि आप बाकी लोगों को नहीं बताएंगे आप कहां से सूचना मिला। आप अगर किसी को विश्वास करेंगे और वो जो भी कह रहे, अगर आप एक सार्वजनिक मंच के, एक रेडियो स्टेशन में या एक अखबार में, एक वेबसाइट में या टीवी चैनल में बताए, आप भी जिम्मेदार हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, और आप पत्रकार हैं, आप भी खोजी पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि ऑफ द रिकॉर्ड हम कितने लोगों से कितने बहुत कुछ सूचना हमें मिलता है, मगर प्रकाश करने के पहले खुद अपना जिम्मेदारी आपको मानना पड़ेगा। मेरा आई लर्न द हार्ड वे, बहुत मुश्किल, मैंने गलती करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं और किसी को मत बताना कि मैं बता रहा हूं, हमें गलत सूचना दी। तो बाद में आई हैड टू सफर, क्योंकि हमारा गलती, हमें तो नहीं बताना पड़ेगा कोई क्या। तो ये बहुत, मैं कहता हूं कि हमारा 43 साल पत्रकारिता में कम से कम 4-5 बार ऐसे मैंने गलती किया, गलत सूचना या लोगों को विश्वास किया जो बाद में पता चला कि हमें सच नहीं बताया। ऐसे 4-5-6 बार हुआ, मेरे को माफी मांगना पड़ा, और मैंने माफी भी मांगा। एक आश्चर्य कहानी मैं आपने बताता हूँ। एक बहुत बड़ा एक आर्थिक सलाहकार जो हमारा वित्त मंत्रालय में नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, ये जब बड़ा जो हर्षद मेहता का घोटाला हुई थी, मैं और मेरे साथ एक और सहकर्मी हमारा पत्रकार, हम जाके उनको मिला। उन्होंने बोले हम तुमको बताएंगे, मगर एक कंडीशन है, मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो अगला दिन अखबार में सब छप गया, और हमने लिखा कि एक नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय में एक बहुत बड़ा सोर्स। बाद में यही भाई साहब अपने नाम में एक चिट्ठी लिखा कि इस दिन में आपके पत्रकार और उनके साथ एक और व्यक्ति हमारे दफ्तर में आए थे और हमसे मिला, और उन्होंने जो जो लिखा हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि उसके पीछे आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो लग गए थे। और उस समय का वित्त मंत्री उनसे सवाल उठाया कि आपने ऐसा कहा। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो ये भाई साहब, मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं कर रहा हूं, वरिष्ठ एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये चिट्ठी लिखा विनोद मेहता को। तो विनोद मेहता ने सवाल का असल जवाब किया, आपका नाम तो कहीं नहीं में आया, आप क्यों सोचते कि आपसे मिले थे, या आपको आपका कोटेशन हम दे रहे। तो ये बहुत ही एक आश्चर्य चीज, और मैं समझता हूँ विनोद मेहता जी का नाम एक बार और कर लिया आपने। कहा हमारा खोजी पत्रकारिता, हम बहुत कुछ किया जिंदगी में 43 साल में, जो हमारे वेबसाइट में आप जाने चाहते हैं paranjoy.in में चलिए। एक तो एक मोटा किताब है गैस वॉर्स, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज। ये हमारे अंबानी बंधु, वो हमारे उनके बारे में, ये जो गैस का जो जंग चला, ये 2014 में ये किताब प्रकाश किया गया। ये लगभग अप्रैल महीना में मैंने खुद प्रकाश किया, मेरे साथ दो और को ऑथर्स थे, सुबीर घोष और ज्योतिर्मय चौधरी। किताब अभी भी बेच रहे हैं, अभी भी बेच रहा है, अभी भी उसका हिंदी एक संस्करण है, मराठी में भी है, और बाद में हमें 4 प्रेम पत्र मिला, कारण दिखाओ नोटिस मिला। हमारे जो ये बड़े बड़े कंपनियां का, इनका जो वकील साहब ने हमें कारण दिखाओ नोटिस दिया, अदालत में हमें नहीं लिख गया। सुब्रतो रॉय सहारा भी हमें एक बार कारण दिखाओ नोटिस दिया। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का भाई साहब ने भी एक कारण दिखाओ नोटिस दिया। ऐसे काफी बार आए हैं, और आज भी जिस वक्त हम आपके साथ बात कर रहे हैं,
भारतवर्ष के दूसरी स्तर में है, सबसे अमीर व्यक्ति, उनके कंपनी और उनके वकील भी हमें कारण दिखाओ नोटिस किया और वो केस चल रहा है अभी भी। तो इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। एक किताब मैंने लिखा अंग्रेजी में, सू द मैसेंजर, कि जो भी आपका सूत्रधार है वो आप उनको केस ठोक दीजिए उनके खिलाफ। मैं समझता हूं काफी हमारे देश में जो कानून है उसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं। तो ठीक है, हमारा एक आम नागरिक होके हमारा एक मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति का, स्वतंत्रता, और संविधान में ये भी लिखा है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये एक युक्तिगत एक प्रतिबंधन भी होना चाहिए, मगर साथ साथ ठीक है, मैं मान लिया सबका एक मौलिक अधिकार है कि हमारे पीछे आप केस लगा दीजिए, कोई बात नहीं, केस चल रहा है, चलेगा शायद, पता नहीं। आपको अपनी उन किन रिपोर्ट्स की याद है जिन रिपोर्ट्स ने सोसाइटी में बहुत ज्यादा हलचल मचाई? अंबानी का केस या फेसबुक का केस, किस चीज ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई और आपको प्रशंसा भी मिली और आपको क्या शब्द इस्तेमाल करूं, धमकियां भी मिली? मैं दोनों को एक साथ रखना चाहता हूं। आप जैसे सवाल उठा रहे हैं कि मैं किसको ज्यादा प्यार करता हूं, मेरा बेटी को या बेटा को, मैं दोनों को प्यार करता हूं इक्वल। तो इस तरह से हाँ, ये दो अंबानी बंधु के बारे में जो केस है, और मैं समझता हूँ नीति भी बदल गया, सरकारी नीति भी इसके ऊपर बदल। आज मैं और सिरिल सैम, हम दोनों मिलके जो फेसबुक के ऊपर जो किताब हमने प्रकाशन किया, ये आया आपका अप्रैल 2019 में। उसके बाद विदेश में आपका जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, time.com, इंडियन एक्सप्रेस, बज़फीड और Aussie.com, इन्होंने यही फेसबुक किस तरह से भारतवर्ष में फेसबुक का दुरुपयोग हो रहा है, और साथ साथ सिर्फ फेसबुक एक ऐसा संस्था है, एक बहुराष्ट्रीय संस्था है, सिर्फ फेसबुक नहीं, फेसबुक मालिक है व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम, ये जो बड़े बड़े जो अंतरराष्ट्रीय और क्या बहुराष्ट्र जो संस्था है, जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक तरह से एक हथियार बन गया, जिसके पास पैसा है इसका दुरुपयोग करने के लिए। जिस तरह से हमारे युवाओं के ऊपर इनका विचारधारा, सिर्फ ये नहीं कि आप कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कौन सा फिल्म देख रहे हैं, कौन सा आपका अभिनेता को पसंद है, या कौन सा ये व्यवहार, हर व्यक्ति का सिर्फ व्यवहार के ऊपर नहीं, इनके पूरा विचारधारा, इनका राजनीतिक कौन सा राजनीतिक दल को पसंद करते नहीं करते, सबके ऊपर असर पड़ गया। और आज हमारे देश के राजनीतिक दल और जो सत्ता में है वो ज्यादा से ज्यादा इसके इस्तेमाल कर पाया कि ये फेसबुक को इन्होंने अपना एक हथियार बन गया। और एक सिर्फ सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, हमारे देश भारतवर्ष में 135 करोड़ के आसपास भारतवर्ष की आबादी है, इसमें आधा के आसपास 26 साल से कम है। वी आर अ यंग पॉपुलेशन। हमारे देश में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमें 115 करोड़ से भी ज्यादा सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो आपका दूरभाष यंत्र में जो चिप, इसके मतलब भारतवर्ष के ज्यादा से ज्यादा इलाका में, सिर्फ शहर में नहीं, छोटे शहर में, गांव में लोगों से ज्यादा सिम है। हमारे देश में 75 से 80 करोड़ मोबाइल फोन है, सेलुलर फोन है, दूरभाष यंत्र है। हमारे देश में वोटर कितने हैं? 90 करोड़ से ऊपर, जो लोकसभा चुनाव में दे वर एलिजिबल टू वोट। और व्हाट्सएप क्या कहते हैं? हमारे उपभोक्ता अपने आप को उपभोक्ता नहीं कहते हैं, सब्सक्राइबर्स कहते हैं, यूजर्स कहते हैं 40 करोड़ से भी ज्यादा। मैं क्यों ये आपको सूचना देना चाहता हूं कि आज हमारे देश के युवाओं हैं जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो पूरा आज सोशल मीडिया के ऊपर निर्भर करते हैं। और जैसे रवीश कुमार बार बार कहते हैं, बहुत सारे युवा हैं जिसको आप, मैं जैसे व्यक्ति को एक शिक्षा संस्था में पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। इन लोग व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में इनका शिक्षा मिल रही है, जहां पे झूठा खबर, गलत खबर, अर्धसत्य खबर, नफरत भरा, घृणा भरा खबर वो ले रहे हैं और उनके मन के अंदर विष फैला दिया कुछ लोगों ने।
और इनका नाम तो आप जानते हैं मेरे से अच्छा। मैं इसी के साथ जुड़ा दूसरा क्वेश्चन है कि ये कुल मिलाकर के सरकारों के ऊपर और उनके लिए जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ये जो सोशल मीडिया, जिन तीनों का आपने नाम लिया, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, ये सारे किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मैं सही शब्द इस्तेमाल करता हूँ, एक कंट्री की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए, और आप तो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी को किस तरह कंट्रोल करने के लिए लोगों को फॉल्स न्यूज या फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिसका जिक्र आपने किया, इसको थोड़ा मैं समझना चाहता हूं और ज्यादा। संतोष जी, ये सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं, उनके लिए ये अपने कारोबार के लिए अच्छा है। आपका जो सूचना है, जो फॉरवर्ड है, वो अगर ज्यादा लोग के पास पहुंच जाते हैं, जो वायरल हो जाएगा, उसका अपना कारोबार बढ़ेगा, उनका मुनाफा बढ़ेगा। तो ये पूरा उसका जो बिजनेस मॉडल है कि ये हम वायरल बना देंगे, ये खबर झूठा है या सच है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो लेख आए थे, मेरा ख्याल है 16 अगस्त में, उसमें उन्होंने साफ लिखा कि फेसबुक का यहाँ पे एक वरिष्ठ ऑफिसर है, उनका नाम है आखी दास। उनके पास बहुत अंदर से फेसबुक के लोगों ने शिकायत किया कि हमारे देश का जो स्टैंडर्ड है, उनका जो कंपनी का जो स्टैंडर्ड है, हमारे देश का कानून तो भूल ही जाइए, हमारे देश का इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो भूल ही जाइए। तो इन लोग आप जब इस्तेमाल किया टी राजा सिंह, अनंत कुमार हेगड़े और कपिल शर्मा, तो उन्होंने बोला कि ये घृणा भरा खबर दे रहे, हिंदू मुसलमान दंगा लगने का एक संभावना है, इनको आप बंद कर दीजिए, इनका फेसबुक पोस्ट कर दीजिए। अलग बात क्या है कि टी राजा सिंह बोला कि ये तो मेरा पोस्ट ही नहीं है और किसी ने मेरा नाम में बना दिया, ये अलग बात है। फिर भी आकी दास ने कहा ये हमारे कारोबार के लिए तो खराब नहीं, इट विल बी बैड फॉर आवर बिजनेस, और चलने दिया। बाद में जब सवाल उठाया तो फिर इनको डाउनग्रेड कर दिया। Aussie.com में जो मारूशा मुजफ्फर का एक लेख आया है, किस तरह से ये सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नहीं, जिन लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, इन्होंने फेसबुक को पैसा देके अपने ग्रुप्स बनाया, और ग्रुप्स ऐसा बनाया, वो पैसे दे रहे, राजनीतिक विज्ञापन। मगर हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो नहीं मान रहे ये सचमुच ये एक राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए चुनाव के पहले ये इनका खर्चा है। तो मैंने खुद लिखा, मेरा साथ आबिर दासगुप्ता भी है, हम लोग एक साथ क्या लिखा कि निर्वाचन आयोग का अपना एक समिति गठन किया गया, वो लिखा गया था किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग होगा लोकसभा चुनाव 2019 का, लोकसभा चुनाव के पहले। मगर हमारे अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन साहब, वहां पे जो बैठे हैं वरिष्ठ लोग, कुछ नहीं किया। ये हम लिखित रूप में दिया, अपने रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट का जो सलाह था वो नहीं किया। मैं आखिरी 2 और उदाहरण देना चाहता हूं। एक है, देखिए राजस्थान में कुछ साल पहले राजस्थान का शंभूलाल रेगर राजसमंद जिला में एक और व्यक्ति को हत्या किया, एक मुसलमान प्रवासी मजदूर को, और उनका कोई रिश्तेदार। पूरा ये जो हॉरिबल हॉरिफाइंग सीन, ये मैं समझता हूँ पोर्नोग्राफी से भी खराब है, दिखा दे एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को हत्या कर रहे, किस तरह से जला के मर रहा है। ये वीडियो वितरण कर दिया, लोग देखा, और जब पुलिस अधिकारी जाके पूछा कि भैया कौन किया ये सब, किसके पास पहुंचा, व्हाट्सएप, फेसबुक, बोला हमें तो मालूम नहीं है, ये तो तकनीक ऐसा है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, कौन तैयार कर रहा है, कौन वितरण कर रहा है, इसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है। निजता का नाम में, प्राइवेसी का नाम में बताया। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुई थी 2017 में, उसे कुछ साल बाद, जिस समय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे, उन्होंने कोटा में, राजस्थान में भी
भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स, इनको एक बताया गया था किस तरह से उनके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाया गया था। 32 लाख लोग थे ग्रुप में, और हर सुबह उनको एक सूचना मिलता था झूठा खबर के ऊपर। किसी ने व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा था कि उस समय का जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, उन्होंने अपना पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। बट पूरा इट वाज फेक, फॉल्स न्यूज। असलियत क्या था कि उस समय मुलायम सिंह यादव बहुत दूर थे, अखिलेश यादव एक साथ नहीं थे, और कहीं थे वो, पिता और बाप। मगर ये सूचना एकदम वायरल हो गया। तो अमित शाह जी बोला, हम जानते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, मगर मत कीजिए। और आप यूट्यूब में देखिए, लोग हंस रहे थे उस समय। तो मेरा कहना ये है, आपको ये 2-3 उदाहरण दिया कि ये जो सोशल मीडिया है किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। और ये मैं समझता हूं देश के लिए, हमारा युवाओं के लिए, हमारे देश का जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, हमारा पूरा समाज के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और खराब है। पर परंजीत जी, यहाँ सवाल उठता है कि एक तो दुरुपयोग, जैसे उन्होंने कहा निष्ठा के नाम पर, मैं एक नाम ले रहा हूँ, जैसे आईटी सेल का नाम चल रहा है, एक तो वो दुरुपयोग कर रहा है, या हमारी आपके जैसे लोगों में जो घृणा फैलाने वाली मानसिकता वाले लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग कर सकते हैं। पर क्या इसमें आपने नाम लिया आखी दास का, क्योंकि जिनका सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे बड़े लोगों के साथ फोटो आया है, और ये खबर आई है कि उनका उनके साथ बहुत मिला जुला संबंध है, और वो स्ट्रेटजी बनाती हैं सत्तारूढ़ पार्टी की। क्या इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में असहमति की आवाज दबाने के लिए भी हो रहा है, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर न सोचें, प्रॉब्लम्स के ऊपर न सोचें? और यहीं पर सवाल मेरा है कि टेलीविजन न्यूज भी क्या सोशल मीडिया जिस तरीके से आज प्लान कर रहा है उसी का एक एक्सटेंडेड या बैड वर्जन हो गया है? मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। हमारे किताब में लिखा हुआ है, अगर आपका दर्शक कोई मेरा किताब पढ़ने चाहते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में, मेरे को लिख सकते हैं, Paranjoy PARANJOY@gmail.com। मेरा अपना वेबसाइट में भी है। मगर बात और कुछ है। आखीदास और शिवनाथ ठुकराल, जो भी एक समय अपने आप को पत्रकार कहते थे, उनका जो रिश्ता मोदी जी के साथ है, बहुत साल, जब मोदी जी गुजरात में गांधीनगर में मुख्यमंत्री थे, उसी समय फेसबुक का रिश्ता शुरू हो गया। ये पहला बात है, तो ये नया नहीं है। दूसरी बात है जो आपने कहा, ये जो किस तरह से जो हमारे देश में कितने बड़े बड़े मुद्दा है, कितने बड़े बड़े समस्या है, प्रवासी मजदूर का समस्या, गरीबी का समस्या, बेरोजगारी का समस्या, लद्दाख में कुछ हो रहे हैं, मगर हमारे देश के सोशल मीडिया और उनके साथ उनका नकल कर रहे हैं अपना टेलीविजन चैनल। और मैं नाम कर सकता हूं, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी इन लोग हमें बुलाते भी, फिर ठीक है हम जाते हैं, हमें जब बुलाते हैं हम जाते हैं, हमें आधा घंटा में 1 मिनट समय देता है, फिर लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, फिर भी जाते। तो देखिए, ये उदाहरण आपने जैसा कहा, ये सुशांत सिंह राजपूत, क्या झूठ है क्या सच है? क्या सचमुच वो आत्महत्या किया? रिया चक्रवर्ती ने कहीं नशीली वस्तु का कोई कारोबार कर रहे थे? ये सारे कानून बताएंगे, कब बताएंगे हमें मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, जो खबर है सबके साथ। मुंबई पुलिस ने क्या आरोप लगाया, ये भी सच है कि नहीं है हमें मालूम नहीं। हजारों, पता नहीं कितने, 10,000, 20,000, 90,000, कितने ऐसे फेक अकाउंट बनाया कि मुंबई पुलिस का दुरुपयोग, मुंबई पुलिस का टिप्पणी, आलोचना करना। तो ये एक और उदाहरण है। और साथ साथ आपने जैसे कहा टीवी न्यूज, जो हमारे जो टेलीविजन न्यूज, आज नहीं 15 साल से कुछ लोग हम कह रहे थे कि जिस तरह से आप, ये माप है आपका, जो मापदंड है कि कितना लोग कौन सा कार्यक्रम कितने समय के लिए देख रहे हैं। इससे पहले टैम था, टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, आज इसका नाम है BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। मैं लगभग 15 साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एक लोक
लोक माध्यम इसके ऊपर एक कोर्स पढ़ाता हूं। मैं 15 साल में बोल रहा हूं टैम इज ए स्कैम। मैं 13 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया, ग्रैबिंग आईबॉल्स व्हाट्स अनएथिकल अबाउट टेलीविजन न्यूज। 13 साल पहले। आज भी लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर किसी को मुश्किल हो रहा है हमें लिख सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे paranjoy@gmail.com। तो इस तरह से ये जो पूरा जिस तरह से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, कितने लोग कितने घंटे के लिए देख रहे हैं, आज तो सब कुछ साफ सबके सामने आ गया किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार है, मैनिपुलेशन है। जो अत्यंत दुख की बात है कि हमारे जो सोशल मीडिया के सबसे खराब चीजों आज हमारे कुछ टेलीविजन चैनल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों आज वो जो सत्ते में है उनसे सवाल नहीं उठा रहे, आलोचना नहीं कर रहे? क्यों जो विरोध कर रहे सरकार को उनसे सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे? इसका एक कारण है। इन लोग कुछ सालों से, और ये कोविड के बाद, ये महामारी के बाद और भी ज्यादा हो गया, ये सरकार का विज्ञापन के ऊपर बहुत निर्भर कर रहे हैं। तो सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं। जो अंग्रेजी में कहावत है, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। आप जो बांसुरी वादक है उनको आप पैसे दे रहे हैं, तो आप जो गाना जो सुर बताएंगे वही बताएंगे। तो ये अत्यंत दुख की बात है कि आज हमारे देश में टीवी न्यूज आज वो दूरदर्शन से भी ज्यादा गुणगान कर रहे हैं सरकार की। ये लोग आश्चर्य हो जाता है। ये हो गया। अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा जो पुराने जमाने का जो मुख्य धारा में जो लोक माध्यम थे, इसका बिजनेस मॉडल वो विज्ञापन का ऊपर जो निर्भर करते हैं, ये कमजोर हो गए, खत्म हो रहा है बहुत सारी जगह में। आज हमारे युवाओं जो जैसे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो कागज में कुछ छपा हुआ चीज नहीं पढ़ रहे। तो ये जो नया जमाना है, और इंटरनेट, आप भूल जाइए बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई पैसे देने के लिए तैयार है? आप ये कार्यक्रम जो बनाया, एक पैसा देने के लिए कोई तैयार है? सब मुफ्त में आप चाहते हैं? तो जो पत्रकार हैं, जो लिख रहे हैं, जो हमारे चित्रकार है, जो फोटोग्राफर है, जो वीडियोग्राफर है, जो ग्राफिक आर्टिस्ट है, उनका जीविका के बारे में आप सोचते कभी? उनके घर में बीवी बच्चा है कि नहीं? उनका रसोई में आग जल रहे कि नहीं? तो ये पूरा मॉडल, हमारे पूरा जो पत्रकारिता, जो लोक माध्यम हम कहते हैं, इसका इस तरह से एक परिवर्तन हुआ जो मैंने तो कभी नहीं सोचा इस रफ्तार से परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है पहले झूठा खबर लोग वितरण नहीं किया, बट आज जिस गति से, जिस रफ्तार से, और द शेयर स्केल ऑफ डिस इंफॉर्मेशन, ये नया है जी। परंजय, एक खतरनाक लेकिन छोटा सवाल आपसे, इसके बाद फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। एक अजीब तरह की खबर मेरे दिमाग में कहीं से आई है, मेरे पास कहीं से आई है कि चीन और पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर के हमारे यहाँ के कुछ टेलीविजन चैनल्स को और कुछ एंकर्स को अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, ताकि उनकी निगेटिव पब्लिसिटी करके उनकी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर भारत को दिखाएं, और भारत की जो ताकत नहीं है उस ताकत को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए दिखाएं ताकि भारत के लोग एक इल्यूजन में रहें और उन लोगों से दहशत खाएं, चीन और पाकिस्तान से। क्या इसमें ये कॉन्स्पिरेसी हमारे पड़ोसी देशों की, चीन और पाकिस्तान की, आपको कहीं नजर आती है या नहीं नजर आती है? सर, हमें तो नजर नहीं आता है। हमें हमारे कुछ मित्र हमें कहा आप देशद्रोही है। क्यों? आप सरकार से सवाल उठा रहे हैं तो नहीं, नहीं, मैं क्लियर कर दूं सवाल को, आप नहीं समझे। उनका ये कहना है, कुछ लोगों का जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान हमारे कुछ टेलीविजन चैनलों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंकर्स को जो चीफ हैं उनको ब्राइब कर रहे हैं ताकि वो बढ़ा चढ़ा करके पाकिस्तान का और चीन का नाम भारतीय व्यूअर्स के सामने लेके आए, ताकि भारतीय व्यूअर ये माने कि ये बड़ी ताकत है और हमको इनसे थोड़ा डर के और दबे रहना चाहिए।
और इस चीज को लेकर के ये डबल इफेक्ट करता है इंडियन साइकोलॉजी को, कि एक तो हम डरते हैं, दूसरे हम उन वेपन्स को खरीदने में आंख बंद करके सरकार का साथ दे देते हैं जिनकी हमें आज जरूरत है या नहीं है। और हमारी अपनी ताकत को लेकर के एक एक इल्यूजनरी न्यूज लोगों के सामने आ रही है, ताकि संतोष हमको जो ताकत बढ़ानी है वो हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम वो ताकत बढ़ा रहे हैं जो नहीं बढ़ानी चाहिए। संतोष जी, हमारे पास कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हमें इतना मालूम है कि एक पत्रकार राजीव शर्मा को आज वो जेल में है। जिस वक्त हम लोग बात करें, क्यों लोग कह रहे कि आप जासूसी किया, आप चीन से पैसा लिया, आप ये वो किया, वो अलग बात है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर, इजरायली सॉफ्टवेयर से आपने उसका फोन भी आपने टैप किया। देखिए, पुराने जमाने का जासूसी और आज का जासूसी एकदम बदल गया। आज हर व्यक्ति का टेलीफोन टैप कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल फोन है, आप समझ लीजिए आपने बंद करके रखा, आपका दफ्तर या आपके घर के ऊपर एक ड्रोन आ गया और ड्रोन एक लेजर बीम लगा दिया, आपका फोन बंद है, मगर हर बात जो हम दोनों के बीच बात चल रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे, इन्होंने कोई रिकॉर्ड कर रहा है। आज आधुनिक तकनीकी इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि पुराने जमाने का जासूसी बदल गया। ये एक अमेरिकी एक लेखक है शोशाना जुबॉफ, उन्होंने एक किताब, इतना मोटा किताब लिखा है, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। ये पूंजीवाद का एक नया प्रतीक है कि हर व्यक्ति, हर आपका घर जहां है, एक ड्रोन, एक सैटेलाइट आपका घर तस्वीर ले सकते हैं। आपका गूगल मैप ऑन है तो गूगल को मालूम है कि हर आप कहां कहां जा रहे हैं, आप इस जगह से यहां गया वहां गया, सब कुछ मालूम है। तो ये जमाने में कौन कैसे जासूसी कर रहे हैं, किसको घूस दे रहे हैं, किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन सा टेलीविजन चैनल को पैसा मिल रहा है, घूस मिल रहा है, हमें मालूम नहीं है। मगर हम आश्चर्य नहीं होंगे कि अगर ऐसे हो रहे हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत लोग हमें कहा कि आप देशद्रोही है, मगर हमें तो अभी तक चीन पाकिस्तान से कुछ पैसा नहीं मिला। यही सिर्फ कहना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से चल रहा है। हमारे 2-4 व्यक्ति हमारे साथ काम करते हैं, हमें मदद करते हैं लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए। मैं उनको तनख्वाह देता हूँ, वो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ये महामारी कोविड के बाद आर्थिक स्थिति तो आप जानते हैं, तो स्थिति अच्छा नहीं है, मगर मेरे को अभी तक किसी ने घूस नहीं दिया सर। परंजय साहब, ये बताइए कि जो आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस संस्था के साथ जो पत्रकार आए हैं, और आप लोग आज के जमाने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं और जम के कर रहे हैं। आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं, अभी मैं नया देख रहा हूँ, भाषा सिंह का नाम उसमें आ रहा है, अभिसार उसके साथ हैं, आप उसके साथ हैं, प्रवीर जी हमारे प्रोग्राम में आए थे, हमने उनसे भी सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट आप लोग जो कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं या इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? पहला बात है, मैं एक स्वाधीन पत्रकार हूं, मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूं, मैं सलाहकार हूं न्यूज क्लिक के साथ। मैं एक सलाहकार हूं, आई एम अ कंसल्टेंट। मैंने 43 साल में लगभग 30 साल मैंने नौकरी किया अलग अलग जगह में, पर्सपेक्टिव, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, टेलीग्राफ, फिर उसके बाद इंडिया टुडे, पायनियर, टेलीविजन 18 जो CNBC उस समय था। मैंने 6 साल एक शिक्षा संस्था का भी स्थापन किया और मैं उसका निर्देशक भी था। मैंने लोकसभा टेलीविजन के लिए, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, फलान ढिमकाना। मगर पिछले 13 साल मैं नौकरी कहीं से नहीं कर रहा हूं। 15 महीना बीच में मैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक। तो पहला बात, मैं अपने बारे में जब कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, मैं आई एम इंडिपेंडेंट, स्वाधीन, मैं स्वतंत्रता के साथ काम करता हूं। दूसरी बात है, आपने न्यूज क्लिक की बात किया, आपने अभिसार का नाम लिया, भाषा सिंह का नाम किया, और भी ऐसे लोग हैं, उर्मिलेश जी है, अनिंदो चक्रवर्ती है, और भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं समझता हूं पत्रकार का काम क्या है। अगर
आप जो भी सत्ते में है, उसका कोई भी राजनीतिक दल का हो सकता है, उसका उसका चरित्र, उसका चेहरा कुछ भी हो सकता है। आपका काम है उनसे कठिन सवाल उठाना। ऐसा नहीं है मानहानि करना किसी का, आप उनसे सवाल उठाइए और कठिन सवाल उठाइए। आपका काम है कठिन सवाल उठाना। अगर नहीं करने चाहते हैं, गुणगान करने चाहते हैं, तो ठीक है, आप चले जाइए ना, एक विज्ञापन एजेंसी में चले जाइए। आप पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन जाइए किसी का, आप लोक संपर्क का जो जो एक अफसर बन जाइए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर आप काम ऐसा किया, अगर अपने आप को आप पत्रकार मानते हैं, तो ये आपका काम है, जो भी सत्य में है। दूसरी बात है, देखिए, लोगों को, पूरा विश्व में किसको मालूम है कि ये देश में लोकतंत्र है कि नहीं? अखबार का सुर्खिया, टेलीविजन चैनल का सुर्खिया, रेडियो में, वेबसाइट में उनको मालूम पड़ जाता है। उत्तर कोरिया में तो सारे लोक माध्यम तो वहां का सरकार का तो तारीफ ही करते हैं, इसीलिए नॉर्थ कोरियन मीडिया बोलते हैं। ये एक मैं बहुत बार बार कहता हूं, और लोग कुछ लोग हमें आपत्ति किया और जनाया। मैंने बोला कि अलग अलग पत्रकार होते हैं, अलग अलग कुत्ते भी होते हैं, तो लोग पसंद नहीं किया मेरा बात। मैं सचमुच कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग जब पत्रकारिता सिखाते हैं तो हम कहते हैं अगर कुत्ता आदमी को काटता है तो ये खबर नहीं बनता है, अगर आदमी कुत्ता को काट लेते हैं तो ये बड़ा खबर बन गया। मैं उसको ये मेरा एक संपादक अकबर साहब, उन्होंने एक बार कहा कि कौन सा आदमी को कुत्ता काट रहे हैं, या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज कुत्ता प्रियंका चोपड़ा को काट देते हैं, या अमिताभ बच्चन को, या ट्रंप को काट देते हैं, या मोदी जी को काट देते हैं, तो बहुत बड़ा खबर बन जाता है। वो अलग बात है, मैं थोड़ा मजाक करा रहा हूँ आपसे। तो बोलते हैं ना, कुत्ता वॉच डॉग्स, रात के अंधेरे में 3 बजे 4 बजे आपके घर में एक चोर घुस गया तो भौंकना शुरू कर दिया कुत्ता, तो वो चोर भाग जाता है। वो चोर को मालूम नहीं है कि इस कुत्ता को सिर्फ भौंकना आता है, काटना नहीं आता। कोई बात नहीं, वो भाग गया। और जैसे हमारे गोदी मीडिया के बात आपने सुना, ऐसे भी कुत्ता है जो लोगों को गोदी में चुपचाप बैठे रहते हैं, पूंछ हिलाते रहते हैं। अगर वो गोदी एक बहुत बड़ा कोई वरिष्ठ अधिकारी का है, कई राजनेता का है, कई अपराधी का है, तो पूंछ हिलाते रहते हैं, कुत्ता चुपचाप बैठे रहते हैं। एक और तरीका का कुत्ता होता है जो आपका दोस्त बन जाता है, जो एक अंधा व्यक्ति को एक सड़क पार करने का मदद करते हैं। स्विट्जरलैंड में सेंट बर्नार्ड्स के कुत्ते की कहानी आपने सुना, जो बर्फ में अटक गया व्यक्ति, उनको बचा देते हैं। ऐसे भी कुत्ता होता है जो नशीली वस्तु है, जो एक्सप्लोजिव्स है, आरडीएक्स को सूख के बता देते हैं। तो देखिए, पत्रकारिता और जो अपने आप को कहते हैं हम पत्रकार है, अलग अलग लोग हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम पत्रकार हूं, मगर सचमुच वो जो काम कर रहे हैं विज्ञापन एजेंसी का काम कर रहे हैं। और ऐसे भी पत्रकार है जो कोशिश करते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। कैसे मजबूत करते हैं? सवाल उठाते हैं। ये सवाल उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं भारतवर्ष के बहुत सारे प्रधानमंत्री में मोदी जी पहला प्रधानमंत्री जो ऐसे अनस्क्रिप्टेड, जैसे मैंने कहा, कोई भी कुछ सवाल उठा सकते हैं। मोदी जी चुन के बताते हैं हमें इन पत्रकार को साक्षात्कार का मौका दिया। एक कनाडा का नागरिक को भी ऐसा मौका मिल गया, जो प्रधानमंत्री से पूछा आपका कौन सा आम पसंद है, आप आम कैसे खाते हैं। तो ऐसा माहौल बन गया कि सवाल उठाना एक तरह से, एक जो सवाल उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है। ये बहुत ही खराब है। ये माहौल बदलना बहुत जरूरी है। मैं अब आपसे जो आखिरी दो सवाल हैं उनमें एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जो बात कही, इससे इसके कैरेक्टर इसी नेचर को एनालाइज करने के लिए, जानने के लिए, ऐसा क्या हो गया? एक सर्वे आया है, आपने देखा होगा कि 74% के आसपास भारत के स्त्री और पुरुष टेलीविजन चैनल को एक इंटरटेनमेंट की चीज मानने लगे हैं, न्यूज चैनल्स को। बाकी तो इंटरटेनमेंट है ही है। वो कहते हैं हम न्यूज के लिए टेलीविजन न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, बल्कि हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। ये एक सर्वे आया है। ये सर्वे एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर हैं, उन लोगों को आपके जैसे लोग सचमुच मसखरे लगते हैं, और देश को
डिस्टेबलाइज करने वाले लोग लगते हैं। आपके करेक्टर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको लगता है कि ये लोग देश में डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये देश की इकोनॉमी ठीक नहीं करना चाहते, और सरकार जो कोविड से लड़ने के लिए या प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो भी कर रही है, उसको ये रोकना चाहते हैं। एक तो इसके ऊपर ये माहौल जो बन गया है, इस माहौल को भी आपने कहा कि सिचुएशन बदलनी चाहिए। ये माहौल कैसे बदलेगा, एक चीज। दूसरी चीज इसी में, इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि वो सिर्फ आपको डिस्टेबलाइज करने वाला नहीं समझते हैं, वो आपको इस कंट्री को तोड़ने वाला भी समझते हैं। कि आप ऐसी भावना, आप सारे लोग, आप और आपके जैसे लगभग 20 25 30 40 पत्रकार, हिंदी अंग्रेजी के मिला करके, ये सब देश तोड़ने के लिए सारी प्लानिंग करते हैं, सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और एग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे बदलेंगे? संतोष जी, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जेएनयू के छात्रों, जामिया मिलिया का साथ छात्रों, कुछ पत्रकार है, कुछ बुद्धिजीवी है, कुछ अध्यापक है, कुछ शिक्षक है, सब लोग आज टुकड़े टुकड़े गैंग में आ गया। मैं समझता हूं आज हमारे देश में जो लद्दाख में जो घटना हुई है, इसके पीछे ये जेएनयू का छात्र का कोई हाथ था। जो शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे थे, ये CAA NRC जो नागरिकता का कानून का जो संशोधन है, वो भी सब टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्या हर मुसलमान, जो हर 7 भारतीय में एक भारतीय नागरिक मुसलमान है, क्या सब इन लोग आज देशद्रोही बन गया? मैं समझता हूं नहीं। और आप अगर कहेंगे यू आर डाउटिंग माई पेट्रियोटिज्म, हाँ जी, मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय नागरिक हूं, मैं संविधान में विश्वास करता हूं, मैं गर्व से कहता हूं। आप क्या कहेंगे, मैं देशद्रोही हूं? बताइए ना। मेरा छोटा भाई आज अमेरिका में पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, आज नहीं 35 साल से कर रहा है। सर, हम वहीं पे जा सकते थे, हम NRI बन सकते थे। मैंने जानबूझ के भारतवर्ष का नागरिक रहा, मेरा पासपोर्ट भारतवर्ष के है, और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं आई एम अ प्राउड एंड पेट्रियोटिक इंडियन। आप क्या कहेंगे, मैं देशद्रोही हूं? नहीं, मैं जनहित में काम कर रहा हूं जी। आपने कहा हमें कि हम हमारे देश का आर्थिक उन्नति के खिलाफ है, कि हम सरकार को मदद नहीं कर सकते? क्या हमें नहीं बताना पड़ेगा कि हमारे देश का जो गृह मंत्रालय का सचिव भल्ला जी, अजय भल्ला जी, और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उन्होंने सबसे उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके हमारे सबसे उच्च न्यायाधीश जस्टिस बोबडे को कहा कि एक भी नागरिक 31 मार्च के दिन एक भी प्रवासी मजदूर सड़क में नहीं है। ये सच है या झूठ है? कौन बताएगा ये झूठ है? जो सरकार, हमारे होम मिनिस्ट्री के सबसे बड़ा जो अधिकारी है, हमारे सबसे बड़ा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस को ऐसे बात कहेंगे? कौन कौन ये सवाल उठाएंगे कि नहीं? सर, सरकार का मदद करने के लिए पत्रकार का काम नहीं है सरकार को मदद करना। सरकार को सूचना पहुंचा देना पत्रकारिता काम है। सरकार का कार्यक्रम में कमियां कहां है, ये पता देते हैं हमारे सरकारी माध्यम। जैसे रवीश कुमार का नाम एक बार मैं कर रहा हूं, उनको पता है कि अब सरकार को मालूम नहीं है कि यहां हमारा उज्ज्वला स्कीम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, यहां हमारा जनधन योजना को दुरुपयोग हो रहा है, यहां हमें कुछ लोग कह रहे हैं हम PDS सार्वजनिक जो वितरण जो कार्यक्रम है, लोगों को गेहूं चावल नहीं मिल रहा है। ये काम है पत्रकार का। इस तरह से सरकार मदद मिलते हैं कि उनको मालूम पड़ गया यहाँ पे कमियां है, यहाँ पे कुछ ठीक करना है, यहाँ पे मनरेगा में लोग पैसा नहीं दे रहे लोगों को। ये है काम। इंडिपेंडेंट जो 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 स्वाधीन स्वतंत्र
जो पत्रकार है सरकार को इस तरह से मदद करते हैं, सरकार को रास्ता दिखा देते हैं, यहाँ कमियां है, यहाँ ठीक तरह से काम किया, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार बंद करो। हम लोग देश के आर्थिक उन्नति, सरकार को मदद करने का रास्ता दिखाते हैं। मैं आखिरी चीज आपको कहना चाहता हूँ, हाँ ठीक है आप कहिए टुकड़े टुकड़े गैंग। हमारे एक पुराने मित्र हैं नाविका कुमार जी, मैं एक बार उनका टेलीविजन चैनल में कह दिया, वो हमें बोला आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आप लोटियंस लॉबी में हैं, आप खान मार्केट का गैंग में हैं। मैंने बोला नहीं नाविका कुमार जी, आप मोदी जी का पीआरओ बन गए हैं। और मैंने कहा कि हाँ खान मार्केट में तो बहुत बार गया। मैं दो व्यक्ति को खान मार्केट को में मिला था कुछ दिन पहले, मैं खुद देखा। तो मैं एक व्यक्ति था, मैं उनको देखा, मैंने आपको कहीं मैंने देखा, मैं उनको नमस्कार किया और बोला आपको मैंने देखा कहीं। मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुर था और मेरा लग रहा है आपका नाम है जय अमित शाह, ये ठीक है कि नहीं? वो ऐसे बोला है हाँ, और उसके आसपास बहुत सारे काला वर्दी पहन के लोग थे। मैं उनको नमस्कार किया। एक दिन एक और व्यक्ति हमारे पास, हम अंधेरे थे वहां पे, हमसे पूछा नमस्कार परंजॉय जी। हमने कहा नमस्कार, और आप कौन है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ बेंगलुरु का, तेजस्वी सूर्या। ऐसे नमस्कार। वो हमें अपना मोबाइल दे दिया, बोला आपका मोबाइल है? बोला हाँ जी ले लीजिए। तो ठीक है, हम तो किसी का लोग का मुंह तो बंद नहीं कर पाएंगे, सच क्या है वो अलग बात है। कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है, कौन नहीं है, कौन देशद्रोही है, अंग्रेजी में है ना पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। सच क्या है, सच क्या नहीं है। ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, आज लोगों को पता चला, लोगों को पत्रकार लोगों ने कहा, एक बार नहीं हजारों बार, 10,000 बार उन्होंने झूठ कुछ कहा और ये अखबार में आ गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या CNN, ये उन्होंने भी कहता है हमें तुम पसंद नहीं करते हो, तुम फेक न्यूज, तुम भी देशद्रोही हो। हाँ, आज रूस में बैठ के कोई यहाँ का चुनाव को मदद करे, हमारे देश में लोग बैठ के मेक्सिको में कुछ कर सकते हैं। तो वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग जमाने में हम जी रहा है जी। और ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है। सच क्या है और उसके बाद सच के बाद क्या आता है, क्या झूठ है, क्या किसी का मत है, किसी का राय है, और क्या सूचना है, ऐसा सूचना जो फैक्ट है जिसका ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। सब कुछ बदल गया। जैसे आपने कहा खबर क्या है और मनोरंजन के लिए क्या है, व्हाट इज न्यूज एंड व्हाट इज एंटरटेनमेंट। तो कैसे हाउ डू वी परंजय, चेंज, यूर राइट हाउ डू वी चेंज। यूर राइट परंजित, आप बहुत सारे सवाल आपकी बातों से उठे पर उनको नहीं उठाते हैं। पर लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप मुझे अगले सिर्फ 3 मिनट में पावर पॉइंट में बताएं, देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट इकोनॉमी है, फाइनेंस है। तो इस समय सचमुच हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? बहुत ही खराब है। जब सरकार खुद मान रहे हैं कि अप्रैल में जून में हमारे देश का GDP सकल घरेलू उत्पाद कम हो गया लगभग 25%, 24-25%, सरकार कह रहे, इसका मतलब और भी बुरा है। इसके ऊपर बहुत लंबा एक विश्लेषण हो सकता है। और आपने एक जो सवाल उठाया जिसका जवाब मैंने नहीं पाया, हम आगे कैसे बढ़ेंगे मीडिया के बारे में, हाउ डू वी चेंज द सिचुएशन। देखिए, हर व्यक्ति जो उपभोक्ता है, जो यूजर है, अगर आप जो खबर और सूचना का विश्वसनीयता में विश्वास करते हैं, तो आप मत समझिए कि सब कुछ आपको मुफ्त में मिलेगा। अच्छी सूचना के लिए पे फॉर गुड न्यूज, पे फॉर गुड फैक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के लिए, आप एक फिल्म देखने के लिए आप पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप एक वित्त चित्र, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के लिए भी पैसे देने के लिए तैयार होना चाहिए। आपका मदद से यू विल बी एबल टू, आप जो स्वाधीन पत्रकारिता है इसको आप मदद कर सकते हैं। संतोष जी, अत्यंत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका आपने दिया, आपका दर्शक को अपने बारे में बिल्कुल और बिल्कुल पत्रकारिता। बिल्कुल बिल्कुल परंजय जी, आपको हम इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपकी बातचीत से मेरी ये समझ में आया कि हमको बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ही आप और आप जैसे 1-2 लोगों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि अभी लेटेस्ट एक वार्निंग आई है
रिजर्व बैंक की तरफ से कि अगले कुछ महीनों में हमारी जीडीपी 19% और नीचे जा सकती है। उसका क्या असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर, सामान्य आदमी की जेब के ऊपर पड़ेगा, कॉमन मैन की पॉकेट पे पड़ेगा, वो कैसे उसका सामना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या लूटपाट शुरू होगी या आत्महत्याएं शुरू होंगी, वी डोंट नो। पर मैं चाहता हूं उस सिचुएशन के ऊपर आपके साथ मैं अभी आपको बुक करता हूं, कल या परसों मैं टाइम निकाल के आपको आग्रह करूंगा। पर ये सवाल ऐसा है जिस सवाल के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी चीजें साफ कही। यही साफ सुनने के लिए परंजय गुहा ठाकुरता को हमने आमंत्रित किया, और उन्होंने उस आशा को निराश नहीं किया जिस आशा को आज बहुत सारे लोग निराश करते हैं, बोलते नहीं। और आपका ये कहना आखिर में कि सवाल पूछना ही पत्रकार का बुनियादी धर्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मुझे इस बात के ऊपर एच के दुआ साहब याद आ गए, जिन्होंने आके यही कहा था कि आज पत्रकार सवाल नहीं पूछते, सवाल पूछना चाहिए। आपको आखिर में फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और आर्थिक सवालों पर आपसे जल्दी मिलने की आशा करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद। लाउड न्यूज, थैंक यू सो मच।